नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी का सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन के इस ऑफिशियल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, परीक्षा अध्ययन की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज कल हमने जो है बच्चों वो क्रॉप प्रोडक्शन फसल उत्पादन एवं हॉर्टिकल्चर उद्यान शास्त्र का यूनिट नंबर 1 जो हमने था वो ड्रेनेज पहले खत्म कर लिया था और हम अब दूसरी यूनिट जिसका नाम है अध्याय चैप्टर नंबर 2 है, जो कि अपना प्लांट न्यूट्रिएंट्स या प्लांट न्यूट्रिशन या हिंदी में जैसे हम पादप पोषण बोलते हैं उसको हम कवर कर रहे थे। इससे पहले बच्चों हमने कुछ एक आधा पोर्शन उसका कवर कर लिया था। आज हम उसी चैप्टर का भाग क्रमांक 2 या पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें बच्चों हम उसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिसे हम बोलते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस उनको हम डिस्कस करने करने वाले हैं। जिन बच्चों ने इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं या वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करें और इन वीडियो की जो पूरी सीरीज चली हुई है उनको जरूर देखें। जो आपके जो भी थ्योरेटिकल एग्जामिनेशंस हैं, जो भी आपके लिखित एग्रीकल्चर के एग्जामिनेशन होते हैं, उनमें आपको बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाले हैं। तो बच्चों, आज हम देखते हैं कि आज हमारा जो पहला चैप्टर इस चैप्टर का जो क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है वो हम इससे पहले बच्चों हमने देखा था। जो पिछली क्लास में हमने बच्चों यहाँ तक देख लिया था कि पौधों के आवश्यक प्राथमिक द्वितीयक और सूक्ष्म तथा संरचना तत्वों के नाम लिखिए। मैं बच्चों मैंने आपको इससे पहले वाले चैप्टर में एक जो है वो टेबल बनवाई हुई है। जिन बच्चों ने उस टेबल को नहीं बनाया हुआ है वो हमारे पिछले लेक्चर को देख के उस टेबल को बना लें और उससे ही आपको ये सब याद करने हैं। जैसा कि मैंने आपको उस टेबल में सब कुछ लिखा दिया था, उस टेबल को अगर आप बना लेते हैं तो जितने भी मैक्सिमम जो क्वेश्चन है इस चैप्टर के वो आपके कवर हो जाएंगे। इससे आगे हम चलते हैं बच्चों। आगे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा आता है कि मृदा में पोषक तत्वों की प्राप्ति के 3 कारण और उनके संचित में वर्णन करिए। हाँ बच्चों, तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया था, जिनमें हमने क्या देखा था कि हमको ये जो प्लांट को न्यूट्रिएंट जो सॉइल में प्रदान होते हैं वो उनके माध्यम क्या क्या है या उनके स्रोत या इनके स्रोत क्या क्या है उनके बारे में लिखना था। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों। आज का जो पहला प्रश्न है और इस चैप्टर का अगला प्रश्न जो है, मृदा में पोषक तत्वों की हानि के 3 कारण लिखिए और उनका वर्णन करिए। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इससे क्या बोलते हैं, और 3 रीजन बताने हैं बच्चों हमको काय के कि जो न्यूट्रिएंट का लॉस है वो सॉइल में किस तरीके से होता है। आपने क्या किया बच्चों, डीएपी डाला, यूरिया डाला, बहुत सारे खरपतवार या बहुत सारे उर्वरक आपने डाले, सॉरी बहुत सारे आपने खाद और बहुत सारे अगर आप उर्वरक डाल के आ गए खेत में, उसके बाद बच्चों कुछ एक उनका हिस्सा जो है वो पौधे ले लेते हैं। अब पौधा ऐसा नहीं करता है कि सारा एक साथ खा लिया बेटा। पौधों को जब जब जरूरत होती है वो क्या करते हैं, मृदा से पोषक तत्वों के अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं, पानी में घोल के अलग अलग माध्यमों के द्वारा। बट कई बार अगर आप बल्क में या इकट्ठा बहुत आप क्या करते हैं बच्चों, पौधों में डाल देते हैं सारा खाद, तो वो खाद क्या होता है, पौधे जितना ले सकते हैं उतना पौधे ले लेते हैं और बच्चे कुछ उस खाद से या उस उर्वरक से प्राप्त होने वाले जो भी आपके न्यूट्रिएंट हैं या पोषक तत्व हैं वो क्या करते हैं बच्चों, मृदा में नष्ट हो जाते हैं। या तो वो जमीन में अंदर बह के चले जाते हैं या फिर क्या हवा में वो गैस बन के उड़ जाते हैं। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की उनमें क्या होती है बच्चों, हानियां होती है। तो आज हमको सिर्फ इसी चैप्टर में या इस क्वेश्चन में हमको उन्हीं का वर्णन करना है। तो देखते हैं बच्चों क्या है। सबसे पहले आया क्या, फसलों द्वारा पोषक तत्वों को भूमि से ग्रहण करने ना विभिन्न फसलों के लिए अपने समुचित विकास के लिए भूमि से लगातार पोषक तत्व अवशोषित करते रहते हैं, जिनमें मृदा में इसमें कमी हो जाती है। पहला तो यही पॉइंट आता है कि इंग्लिश में अगर इसको देखूं तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे बच्चों हम, कि एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल बाय द क्रॉप प्लांट। मतलब होता क्या है कि जो तुम्हारे न्यूट्रिएंट हैं, जो पोषक तत्व हैं, उनको क्या करते हैं, पौधे ग्रहण कर लेते हैं। उनको पौधे ग्रहण कर लेते हैं अपनी उपापचय या मेटाबॉलिक क्रिया करने के लिए, जिनसे कि वो अपनी वृद्धि और क्या करते हैं बच्चों, अच्छी उपज देते हैं। इसके लिए उनको क्या जरूरत पड़ती है, ऊर्जा की जरूरत पड़ती है या न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ती है। तो ये न्यूट्रिएंट कहाँ से करते हैं, वो मृदा से अवशोषित कर लेते हैं। अवशोषित मतलब क्या होता है बच्चों, बाहरी पड़ी हुई चीज को अपने अंदर क्या करना बच्चों, ग्रहण करना है। उसको क्या कहलाता है, वो कहलाता है बच्चों अपना एब्जॉर्प्शन। तो न्यूट्रिएंट का सबसे पहले लॉस कैसा होता है, मान लीजिए ये आपका पेड़ लगा हुआ है, ये आपका इस तरीके से पेड़ है। अब आप गए, आपने क्या कहा बच्चों, मिट्टी में आपने यूरिया या कोई भी उर्वरक डाल दिया। अब इस उर्वरक से क्या निकलेंगे बच्चों, उर्वरकों में क्या पाया जाता है, उर्वरकों में पाया जाता है बच्चों अपने न्यूट्रिएंट, जिसे हम बोलते हैं पोषक तत्व। जैसे आपका नाइट्रोजन हो गया है ना, फास्फोरस हो गया है, पोटेशियम हो गया है। इस तरीके से हमने जो परसों पढ़े हुए थे कि कितने होते हैं बच्चों, 17 पोषक तत्व होते हैं। तो इस प्रकार से अगर आपने यूरिया या जो भी आपने फर्टिलाइजर डाला उसमें से क्या निकलेगा बच्चों, धीरे धीरे इस उर्वरक निकलेगा। और ये उर्वरक है जो बच्चों वो पौधे ने ले लिए, पौधे क्या करेंगे, ले लिए। मान लीजिए कि मृदा में 100 पोषक तत्व, 10 आपके क्या है पोषक तत्व इस प्रकार से मौजूद हैं। इनमें से मान लीजिए 4 पोषक तत्व किसने ले लिए, इस पौधे ने ले लिए। तो बचे कितने आपके 6। तो 4 जो थे वो उनका क्या हो गया बच्चों, लॉस हो गया या उनकी मृदा में क्या हो गई, कमी हो गई। तो जो पहला आपको क्या लिखना है कि सबसे पहले क्या हो जाता है बच्चों, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिएंट है आपके या पोषक तत्व है, उनका पौधों के द्वारा एब्जॉर्प्शन या क्या हो जाता है बच्चों, अवशोषण हो जाता है, जिसके कारण मृदा में उन पोषक तत्वों की क्या आ जाती है, कमी आ जाती है।
दूसरे अगर हम इसकी रीजन की या कारण की बात करें तो दूसरा बच्चों क्या है, भूमि में कटाव द्वारा प्रतिवर्ष वर्षा एवं वायु द्वारा भूमि का कटाव होता है, जिसके कारण पोषक तत्वों की भारी हानि होती है। समझ में आया? इंग्लिश में अगर हम देखें तो होता क्या है बच्चों कि मान लीजिए ये आपका पौधा लगा हुआ है, यहाँ आपने जो न्यूट्रिएंट दिए जिनसे हमको क्या इस तरीके के पोषक तत्व मिले। अब मान लीजिए बहुत सारी क्या हुई बच्चों, बारिश हुई, तो बारिश क्या होगी, बारिश जो होगी बच्चों मृदा के अंदर पानी को अपने अंदर जमा करने की एक क्या होती है, निश्चित क्या होती है, क्षमता होती है। उस क्षमता से ज्यादा मृदा के अंदर पानी नहीं रुकता है। अगर मान लीजिए आप एक मृदा है, उदाहरण के लिए मान लीजिए एक मृदा में सिर्फ 1 लीटर पानी अंदर रह सकता है। 1 लीटर से ज्यादा अगर आप पानी देंगे तो क्या होगा, वो जमीन में बह के नीचे वाले जो अपना जमीनी स्रोत है वहां जाके वो मिल जाता है। तो मान लीजिए कि अगर अत्यधिक वर्षा हो रही है और मृदा में जो पानी को अपने अंदर ठहराने की या उसको रोकने की जितनी भी कैपेसिटी या क्षमता है, उससे ज्यादा अगर बारिश होती है तो ये जो आपके न्यूट्रिएंट हैं ये पानी के साथ घुल के क्या होते हैं बच्चों, नीचे बह जाते हैं। ये पानी में घुल के और जमीन से नीचे चले जाते हैं, और जमीन से नीचे जाएंगे तो पौधों के वो जड़ों के नीचे, जड़ों के हिस्से के भी बहुत सारे बहुत नीचे चले जाएंगे, जिससे क्या होंगे, पौधा इसको नहीं ले पाएगा। और इससे होगा क्या, इससे हमारी जो न्यूट्रिएंट है या जो पोषक तत्व है उनकी हानि हो जाएगी। 2 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट क्या था बच्चों, पहला पॉइंट तो ये था कि जो पोषक तत्व है मृदा से वो पौधों के द्वारा अवशोषित या एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, जिससे कि फिर वो मृदा में क्या आ जाती है, उनकी कमी आ जाती है। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे बच्चों हम, कि अत्यधिक वर्षा या मृदा के कटाव के द्वारा। अब मान लीजिए कि इधर से मृदा का क्या हुआ बच्चों, कटाव हुआ, ये जो न्यूट्रिएंट थे ये मृदा के कणों से जुड़े हुए थे। अब ये कण अगर इधर से हट के हटेगा या मृदा का क्षरण होगा तो उससे उसके साथ जो चिपका हुआ पोषक पोषक तत्व है वो भी क्या होगा बच्चों, वहां से हट जाएगा। तो मतलब अगर पानी अत्यधिक दोगे या मृदा का कटाव होगा तो उससे भी आपको क्या होगा, पोषक तत्वों की आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, हानि हो जाएगी। तीसरा पॉइंट अगर मैं पढ़ूं तो तीसरा पॉइंट लिखा है, खरपतवारों द्वारा फसलों के साथ उगने वाले विभिन्न खरपतवार तेजी से बढ़कर मुख्य फसल से अब अधिक हिस्सा क्या करते हैं, पोषक तत्वों का ले लेते हैं, जिससे कि पोषक तत्वों की हानि हो जाती है। मतलब क्या बच्चों, बीड मतलब क्या होता है, बीड का आपने पढ़ा होगा, इस चैप्टर को भी हम आगे पढ़ेंगे। हिंदी में से बोलते हैं हम खरपतवार। क्या बोलते हैं बच्चों, खरपतवार। खरपतवार मतलब क्या होता है, ऐसे पौधे जिनको हमने क्या है बच्चों, लगाया नहीं हुआ है। मतलब खेत में उगने वाले कोई भी पौधा जिनको आपने क्या किया है बच्चों, लगाया नहीं है, उससे हम क्या बोलते हैं, या जो अपने आप उग गए हैं या जिनकी आपको जरूरत नहीं है, जिन्हें हम बोलते हैं अनडिजायरेबल प्लांट। क्या बोलते हैं बच्चों इन्हें हम, अनडिजायरेबल प्लांट, अनिच्छित। क्या बोलते हैं इन्हें हम, अनिच्छित पौधे। मतलब जिसकी इच्छा नहीं थी आपको लगाने की। मान लीजिए आपने खेत में लगा दिया, क्या गेहूं लगाया है, अब आप चाहते हैं कि भाई इस खेत में हमने गेहूं लगाया है तो इसमें सिर्फ गेहूं के पौधे दिखने चाहिए, क्योंकि हमको गेहूं की फसल लेनी है और उसी से हमको क्या देना है बच्चों, उत्पादन लेना है। अब आप खेत में आप जो भी काम करोगे आप किस हिसाब से करोगे, गेहूं की फसल के हिसाब से। अब उसमें मान लीजिए कोई भी पौधा उग गया, चाहे वो जंगली हो, चाहे वो अपना डोमेस्टिकेटेड हो, है ना, या जो भी पौधा है उस प्रकार का किसी भी पौधा जिसकी आपको इच्छा नहीं है या जिसकी आपको उस समय पे जरूरत नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा, अपना बीड कहलाता है। अब क्या होगा बच्चों, मान लीजिए किसी फसल में, मान लीजिए गेहूं की फसल में कोई और पौधा उग जाता है, मान लीजिए चने का पौधा उग गया। अब वो पौधा क्या करेगा बच्चों, सरसों का पौधा उग गया मान लियो, तो वो पौधा क्या करेगा, गेहूं की जो अपने खरपतवार, जो भी आपने ये पोषक तत्व डाले हुए हैं, जो भी आपने उर्वरक डाले हुए हैं, जो भी खाद डाली हुई है, उनसे क्या निकलेंगे बच्चों, उससे निकलेंगे आपके न्यूट्रिएंट। उर्वरक आपने डाले, उर्वरकों से क्या मिलेंगे, न्यूट्रिएंट मिलेंगे। अब वो न्यूट्रिएंट को क्या करेगा, वो खरपतवार भी लेगा। अब खरपतवार लेगा तो आपको तो उस खरपतवार की जरूरत भी नहीं है, उस पौधे की जो आपने लगाया नहीं है, जो आपका अनिश्चित पौधा है, उस पौधे से हमको उपज ही नहीं लेनी है। अब वो भी अगर न्यूट्रिएंट लेगा तो क्या होगा, उससे हमारी न्यूट्रिएंट की हानि होगी। आपके घर में मान लीजिए 5 लोग हैं, 5 लोगों के हिसाब से आप खाना लेके आए थे, एक छठवा लोग और आ गया। अब क्या होगा, वो छठवा लोग, जो छठवा आदमी आया है वो भी, वो जो 5 लोगों का खाना है आपको उसको भी खिलाना पड़ेगा। अगर वो आदमी भी उस खाने को खाएगा तो उससे क्या होगा कि आपके खाने की कमी हो जाएगी। इस प्रकार से कौन काम करते हैं, इसी प्रकार से जो रहते हैं वो बीड काम करते हैं। तो बीड क्या है बच्चों, ऐसा पौधा जो आपने अनिच्छा से उग गया है या जिसको आपकी उगाने की कोई भी इच्छा नहीं थी, उससे हम क्या बोलते हैं, बीड। बीड भी क्या करता है बच्चों, एक प्रकार का पौधा है। अब मृदा में पानी होगा तो वो पानी भी लेगा, खरपतवार अपना जो उर्वरक होंगे वो भी लेगा, तो इनसे क्या होगा बच्चों, उर्वरकों की या पोषक तत्वों की क्या होती है, हानि होती है। समझ में आया? तो ये मैंने आपको 3 रीजन बता दिए हैं। एक बार इंग्लिश में और देख लेते हैं बच्चों। सबसे पहले क्या आया, जो एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट का फ्रॉम द सॉइल से, वो क्या हो जाता है, न्यूट्रिएंट को सॉइल से क्या पौधे ले लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है बच्चों, उनका अमाउंट है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि पौधा उसको अपने अंदर ले लेता है। दूसरा क्या है, अगर सॉइल इरोजन होता है, क्या होता है बच्चों, सॉइल इरोजन होता है, चाहे वो रेन से हो या फिर काय से हो बच्चों, विंड से हो, उसके कारण भी क्या होता है, न्यूट्रिएंट की सॉइल से हानि होती है, मृदा से। इसको मैंने अभी आपको समझा दिया था। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो क्या है बच्चों, बाय द बीड
वेरियस ग्रो अलोंग द क्रॉप्स, अगर बीड अगर वो उगते हैं, अच्छा जो खरपतवार है बच्चों, उन पौधों की क्या खासियत होती है कि बहुत जल्दी से वो क्या होते हैं, उगते हैं, और जल्दी से उगेंगे तो उनको ज्यादा सामान की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा पानी की जरूरत पड़ेगी, इसलिए क्या करते हैं वो फसल से भी जल्दी क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट को ग्रहण कर लेते हैं सॉइल से, जिसके कारण होता है सॉइल से हमारे न्यूट्रिएंट की क्या होती है बच्चों, हानि होती है। इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ने वाले हैं। ये क्वेश्चन बच्चों जो आपका है वो 2012, 2017 और 2020 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, मृदा में पोषक तत्वों की हानि के 3 कारण लिखकर उनको संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो ये अभी हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, 2024 में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब है बच्चों आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो 19, 23 और 24 लगातार, ये 23 में भी पूछा गया है और पिछले वर्ष भी पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि पादक तत्वों की जो पादप पोषक तत्व हैं उनकी परिभाषा लिखिए एवं पोषक तत्वों की अनिवार्यता की कसौटी लिखिए, या पादप पोषक तत्वों की अनिवार्यता की 3 कसौटियां लिखिए। अगर इंग्लिश में बात करें तो क्या है बच्चों, राइट द डिफाइन द प्लांट न्यूट्रिएंट एंड एनी 3 क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी। 3 क्राइटेरिया काय के देने हमको, एसेंशियलिटी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट। सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, आपको लिखना पड़ेगा कि पादप पोषण क्या होते हैं, इसकी जो डेफिनेशन है या इसकी जो परिभाषा है, इससे पहली वाली क्लास में मैंने आपको अच्छे से समझाई थी, इसको आप लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट इसमें दूसरा क्या पूछा गया है बच्चों, कि उनकी अनिवार्यता के क्या लिखिए, 3 कसौटियां लिखिए। अब मैंने आपको बताया था बच्चों की पौधे के लिए जो अनिवार्य न्यूट्रिएंट है वो कितने हैं, 3, जिसे हम क्या बोलते हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट। क्या बोलते हैं बच्चों इन्हें, एसेंशियल न्यूट्रिएंट, या हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, हिंदी में बोलते हैं अनिवार्य पोषक तत्व। क्या बोलते हैं इन्हें हम, अनिवार्य पोषक तत्व। तो बच्चों अब आप ये बताइए कि आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी, पीरियोडिक टेबल में तो 108 से भी अधिक क्या है, एलिमेंट्स हैं। अब उनमें से सिर्फ इतने ही एलिमेंट या जो 17 एलिमेंट्स हैं उनको ही आपने क्यों माना है, क्यों एसेंशियल माना है, इनका कोई ना कोई कारण तो होगा। मान लीजिए एक क्लास में 200 बच्चे बैठे हैं, उनमें से आपने सिर्फ 5 बच्चों को चुना है, तो उन 5 बच्चों को चुनने के पीछे आपका क्या मकसद था, या आपकी उनकी क्या कसौटी थी, या आपने उनको किन कसौटी पे परखा, तब आपको पता चला कि हाँ भाई ये जो 5 लोग हैं या ये जो 17 पोषक तत्व हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये किसने बताया बच्चों, ये एक हमारे साइंटिस्ट ने बताया, जिनका नाम है आर्नर और स्ट्राउट। क्या नाम है बच्चों, आर्नर और स्ट्राउट, लिख लीजिए आप, इनका नाम लिख लीजिए। ये अगर आप क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या लिखना है, क्वेश्चन में आपको लिखना है कि जो पादप न्यूट्रिएंट है उनकी एसेंशियलिटी किसने दी थी, आर्नर एंड स्टाउट नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। कब दी थी बच्चों, 1939 में। कब दी थी, 1939 में। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में ये लिखना पड़ेगा कि किसने दी थी बच्चों, ये दी थी आर्नर ने एवं स्ट्राउट। आर्नर एवं स्ट्राउट ने कसौटी दी थी, काय की दी थी, पोषक तत्वों की 3 कसौटियां दी थी। उन्होंने बताया था कि अगर इन 3 कसौटियों पे जो ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, अगर इन 3 कंडीशन पे कोई पोषक तत्व सफल होता है या इन 3 कसौटियों पे वो खरा उतरता है, तो उस पोषक तत्व को क्या करेंगे बच्चों, हम इस लिस्ट में जोड़ देंगे। ऐसे उन्होंने जब ये कसौटियों पे सारे पोषक तत्वों को परखा तो उनको 17 पोषक तत्व ऐसे मिले जो कि एसेंशियल थे, या इन कसौटियों को क्या कर रहे थे बच्चों, वो पूरा कर रहे थे। अगर हम पहली कसौटी की बात करें, सबसे पहले आपको क्या लिख लेना है बच्चों, कि जो अनिवार्यता का नियम है किसकी, पोषक तत्वों की, वो किसके द्वारा दिया गया, आर्नर और स्टाउट के द्वारा 1939 में दिया गया। समझ में आया, इंग्लिश वाले भी लिख लेंगे कि द एसेंशियलिटी क्राइटेरिया ऑफ न्यूट्रिएंट, या द क्राइटेरिया ऑफ essentiality of the nutrient is given by Arner and Strout in 1939। सबसे पहले आपको ये पॉइंट लिख देना है। अब हम देखते हैं बच्चों, the following are the essentiality of न्यूट्रिएंट, मतलब हम पढ़ने वाले हैं कि इसकी कौन सी कसौटियां हैं। पहली जो कसौटी है वो क्या है बच्चों, अनिवार्य पोषक तत्वों की कमी से पौधा अनेक विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे पौधा अपना जीवन चक्र सुचारू रूप से क्या पूरा नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी पोषक तत्व की, अगर किसी पोषक तत्व की कमी से पौधे में क्या है बच्चों, बीमारियां उत्पन्न होने लगे। अगर किसी पोषक तत्व की कमी से पौधे में क्या होने लगे बच्चों, बीमारियां या विकार उत्पन्न होने लगे। और अब बीमारियां या विकार उत्पन्न होंगे तो पौधा क्या करेगा बच्चों, अपना जो जीवन चक्र है या उसका पूरी उम्र है उसको पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस चीज की उसमें कमी होगी। वो अपनी उपज देने से, अपना जीवन चक्र पूरा करने से ही पहले क्या हो जाएगा बच्चों, मर जाएगा। तब हम समझेंगे कि भाई ये वाला जो पोषक तत्व है ये क्या है, बहुत एसेंशियल या अनिवार्य है। समझ में आया, क्यों अनिवार्य है, क्योंकि उसने पहली जो कसौटी थी वो पूरी कर ली। पहली कसौटी क्या है बच्चों, पहली कसौटी हमारा ये है कि अगर उस पोषक तत्व की कमी हुई, अगर उस पोषक तत्व की कमी हुई तो क्या होगा बच्चों, वो जो पौधा है वो अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाएगा। अब आपको पता इससे समझ में आ रहा होगा कि अगर इसकी कमी से जीवन चक्र ही पूरा नहीं हो पा रहा, इसका मतलब ये क्या है बच्चों, अनिवार्य है। अगर हम ये पॉइंट इसको इंग्लिश में पढ़ें तो इंग्लिश में क्या आता है बच्चों, डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल एलिमेंट कॉज्ड मैनी डिसऑर्डर। कि अगर किसी एलिमेंट की
डेफिशिएंसी मतलब बच्चों कमी हो जाती है, तो जिससे पौधे में क्या होने लगते हैं, बहुत सारे विकार होने लगे। और जो पौधा है वो क्या हो, अनेबल मतलब किस चीज को अनेबल हो, अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में, अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में अगर पौधा क्या हो बच्चों, अनेबल हो, और वो अपनी उसकी कमी से क्या हो बच्चों, उस पोषक तत्व की या उस न्यूट्रिएंट की कमी के कारण पौधे में बहुत सारे डिसऑर्डर होने लगे। तो हम समझ जाएंगे बच्चों कि पहली कसौटी पे ये खरा उतर गया, ये अनिवार्य है। दूसरी कसौटी की अगर मैं बात करूं, अच्छे से समझना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इनको आप समझ गए तो ये आपको याद करने या रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा जो हमारा पॉइंट आता है वो क्या आता है बच्चों, दूसरा ये आता है, उसी तत्व से विकार का निदान हो जिसकी पौधे में कमी है। समान लक्षणों वाला कोई भी दूसरा तत्व जो संबंधित तत्वों की आवर्त सारणी में कितना भी निकट क्यों ना स्थित हो, यह कार्य नहीं कर पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए किसी पौधा है, किसी पौधे में आयरन की कमी हुई है, किसकी बच्चों, आयरन की, लोहा तत्व की क्या हुई है बच्चों, कमी हुई है। तो अगर इस लोहे की तो कमी होगी बच्चों, तो इससे क्या होगे, पौधे में अगर इसके कमी के कारण पौधे में कोई रोग उत्पन्न हो रहे हैं या विकार उत्पन्न हो रहे हैं, कोई रोग उत्पन्न हो या विकार उत्पन्न हो, तो ये हम समझ जाएंगे कि इसने जो पहली वाली कसौटी है उसको पूरा कर लिया। दूसरी कसौटी जो हमने यहाँ पे पढ़ा, उसका मतलब यह है कि अगर इसकी कमी हुई, अगर इसकी कमी हुई तो इसकी भरपाई भी बच्चों कैसे हो, आयरन दे के ही हो। मतलब जिसकी कमी हुई है उसकी कमी को पूरा सिर्फ उसी से द्वारा किया जा सके, दूसरे से ना किया जा सके, तब जाके हम उसको क्या बोलेंगे बच्चों, दूसरी कसौटी भी हमारी पूरी हो चुकी है। कैसे होगी कि जिस चीज की कमी है उस चीज की भरपाई भी सिर्फ उसी चीज से हो, मतलब उसका कोई और दूसरा उपाय ना हो, उसके बिना उसकी जो भी कमी है उसको उसके बिना कोई और दूसरा पूरा ना कर पाए, तब जाके हम उससे बोलेंगे कि ये पौधा जो है वो असेंशियल है। अगर मैं इंग्लिश में पढ़ूं तो इंग्लिश में क्या है बच्चों, डिसऑर्डर जो क्योर्ड हो रहा है बाय द सेम एलिमेंट विच इज लैकिंग इन द प्लांट, मतलब जो उसका डिसऑर्डर है या जो रोग है उसका जो क्योर है, उसका निदान है, ये उसी प्लांट की या उसी जिसकी कमी थी उसी तत्व या उसी एलिमेंट के द्वारा या उसी प्लांट न्यूट्रिएंट के द्वारा क्या होनी चाहिए बच्चों, पूरा होना चाहिए। एनी अदर एलिमेंट, इसके अलावा कोई दूसरा एलिमेंट, भले ही वो उसका कितना भी पड़ोसी क्यों ना हो, काम है बच्चों पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल में देखा होगा बच्चों आपने, एक पड़ोसी रहते हैं, बहुत सारे क्या रहते हैं आपके इस तरीके से न्यूट्रिएंट्स या जो एलिमेंट्स होते हैं वो रहते हैं। तो भले ही उसका आजू बाजू वाला कितना भी कोई क्यों ना हो, बट उसकी जो कमी है वह कमी क्या हो बच्चों, सिर्फ वही प्लांट या वही एलिमेंट जो कम है वही पूरा कर पाएगा, तो उससे हम बोलेंगे बच्चों दूसरी कसौटी या सेकंड क्राइटेरिया। तो आपने दूसरा पढ़ लिया है। पहली क्या कि अगर जिसकी कमी हो जाए उससे क्या होने लगे, पौधे में विकार उत्पन्न होने लगे, और जिससे कि पौधा अपनी जीवन चक्र अच्छे से पूरा ना कर पाए, पहला। दूसरा कि जिसकी कमी थी उसकी कमी को वही पूरा कर सके, जिसकी कमी थी उसको वही पूरा कर सके, तभी जाके हम उसको बोलेंगे हाँ भाई ये जरूरी है। किसी चीज का अगर दूसरा उपाय है इसका मतलब उसकी जरूरत नहीं है, किसी चीज का अगर दूसरा उपाय है तो उस चीज की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? अगर दूसरे आपके पास उपाय आ जाते हैं तो मतलब वो जरूरी नहीं है, क्योंकि आप उसके पास तो दूसरा उपाय है। बट किसी चीज का अगर कोई दूसरा उपाय नहीं है इसका मतलब उसकी हमको जरूरत पड़ने वाली है या वो बहुत जरूरी है। तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों, कि जो एलिमेंट होने वाला है वो क्या होगा, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगी प्लांट की उनमें डायरेक्ट भागीदारी निभाएगा। मेटाबॉलिक एक्टिविटी होंगी उनमें क्या करेगा बच्चों, डायरेक्ट भागीदारी निभाएगा। आपको समझ में आया? मेटाबॉलिक एक्टिविटी मतलब क्या हो जाता है बच्चों, जैसे हो जाता है अपना प्रकाश संश्लेषण, जैसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। इंग्लिश में हम इसे क्या बोलते हैं बच्चों, इसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में क्या है बच्चों, जैसे तुमको फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ा होगा, जैसे इसका फॉर्मूला जो होता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बच्चे लेते हैं प्लांट और हाइड्रोजन के साथ मिला के सूर्य की उपस्थिति में, इसकी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे क्या बना लेते हैं बच्चों, C6H12O6। समझ में आया आपको? C6H12 जैसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, जिन्हें हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, या जैसे हम बोलते हैं ग्लूकोज, क्या बोलते हैं इसे हम, ग्लूकोज। अब आप ये बताइए कि ये जो प्रकाश संश्लेषण की विधि है, प्रकाश संश्लेषण की विधि से क्या करते हैं, पौधा अपना खाना तैयार करता है। प्रकाश संश्लेषण की विधि के द्वारा क्या करते हैं पौधे, अपना खाना तैयार करते हैं। तो अब इसमें बच्चों ये न्यूट्रिएंट लग रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन लग रहा है, ऑक्सीजन लग रहा है, हाइड्रोजन लग रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये एसेंशियल है। इसका मतलब क्या है, ये एसेंशियल। क्यों एसेंशियल है? क्योंकि ये उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी मतलब क्या होती है बच्चों, शरीर में होने वाली ऐसी क्रियाएं, शरीर में होने वाली ऐसी क्रियाएं जिनमें छोटे छोटे तत्व मिलके एक बड़ा तत्व का निर्माण करते हैं। शरीर में या कहीं भी होने वाली ऐसी क्रियाएं जिनमें बहुत सारे छोटे छोटे तत्व मिलके एक बड़े तत्व का निर्माण करते हैं, और फिर बाद में वही बड़ा तत्व तोड़ तोड़ के छोटे तत्वों में बदल के फिर से हमको क्या करता है बच्चों, ऊर्जा देने का काम करता है, उससे हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी।
समझ में आया? हमारे शरीर के अंदर होने वाली ऐसी क्रियाएं उपापचयी क्रियाएं जो क्या करती हैं, छोटे छोटे तत्वों का जिसमें टूट के पहले एक बड़ा तत्व बन जाना और फिर उन्हीं बड़े तत्व को तोड़ के छोटे छोटे बन के फिर हमको क्या ऊर्जा मिल जाना, वो क्या कहलाता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी। जैसे हमारा क्या हो गया बच्चों, प्रकाश संश्लेषण, एक हमारा हो गया श्वसन। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है बच्चों, खाने का बनता है या खाना बनता है, और श्वसन में क्या होता है बच्चों, खाने को तोड़ के हम अपने शरीर के अंदर क्या लेते हैं, एनर्जी लेते हैं। उसी प्रकार से पौधे में भी ये होता है। तो क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रकाश संश्लेषण या जो उपापचयी या जो आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं या जो आपकी मेटाबॉलिज्म है, उनमें उस जो भी न्यूट्रिएंट है या जो भी आपका क्या है बच्चों पोषक तत्व है, उसकी डायरेक्ट भागीदारी होनी चाहिए। तीन कसौटियां हो गई बच्चों। अगर मैं इनको छोटे रूप में लिखूं तो छोटे रूप में हम कैसे लिख सकते हैं इनको, अगर इन तीन कसौटियों को बच्चों हम छोटे रूप में लिखें तो छोटे रूप में हम इनको ऐसे लिख सकते हैं कि सबसे पहले लिख सकते हैं बच्चों क्या, कि उसकी जो है, अगर किसी चीज की किसी भी पोषक तत्व की अगर कमी हो जाए तो उस कमी से क्या हो, पौधों में विकार उत्पन्न होने लगे। क्या होने लगे बच्चों, पौधों में विकार उत्पन्न होने लगे। पहली कमी, पहली जो कसौटी है वो क्या है कि उसकी कमी से विकार उत्पन्न होने लगे, और उस कमी के चक्कर में या उन विकारों के चक्कर में पौधा क्या कर सकता है, अपनी जो जीवन यापन है या उसके जो जीवन निर्वाह है, उसका जीवन काल है, उसको पूरा ना कर पाए। दूसरी कमी क्या है बच्चों, कि जिसकी कमी हुई है, जिस तत्व की कमी हुई है, मान लीजिए आपकी आयरन की कमी हुई है, तो इसकी भरपाई भी कौन करेगा, आयरन ही करेगा। आयरन की कमी है तो इसकी भरपाई आयरन करेगा। दूसरा कोई भी आप इसको तत्व दोगे, इसकी भरपाई नहीं कर पाएगा। मान लीजिए आपने कॉपर डाला, ठीक है बच्चों, आपने मान लो फास्फोरस डाल दिया, आपने पोटास डाल दिया, तो ये क्या करेगा बच्चों, ये जो तत्व है ये इसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे। इसकी भरपाई कौन कर पाएगा, स्वयं वही तत्व, जिस चीज की कमी है वही इसकी क्या कर पाएगा बच्चों, भरपाई कर पाएगा। तो ये हो गया आपका पहला कसौटी, ये हो गई आपकी दूसरा क्राइटेरिया। और तीसरा जो क्राइटेरिया है बच्चों वो क्या है, कि जो भी आपका पोषक तत्व है वो पौधे की डायरेक्ट मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी मतलब ऐसी एक्टिविटी जो जीवन जीने के लिए जरूरी होती है, उनमें क्या हो बच्चों, भाग ले, तो उनसे हम क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिक एक्टिविटी। और अगर इन तीन कसौटियों पे कोई भी पोषक तत्व खरा उतर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कोई भी तत्व अगर इनमें क्या है बच्चों गुजर रहा है तो उस पोषक तत्व को हम बोलेंगे अनिवार्य या असेंशियल पोषक तत्व। समझ में आया, ये समझ में आया आपको? जिन बच्चों को कोई भी डाउट होता है तो वो हमारे कमेंट पे लिख लिख सकते हैं। आपका जो भी कमेंट रहेगा, जो भी डाउट होता है उसको हम पूरा कर देंगे। और ये जो पीडीएफ है बच्चों, ये आपको मिलेगी कहाँ पे, तो नीचे आपको चैनल की लिंक दी हुई है, उस चैनल पे आप ज्वाइन करके वहां से आप ये पीडीएफ ले सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसको पढ़ना है, रटने की जरूरत नहीं है। मैंने शॉर्ट तरीका भी बता दिया है और ये पूरी लॉन्ग जो है वो लिखा भी हुआ है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों अपना आता है कि पौधे में नाइट्रोजन की कमी से, जो पौधे में क्या कि बच्चों अगर नाइट्रोजन की पौधे में कमी हो जाती है तो उसके क्या लक्षण है, हमको कैसे पता चलेगा कि इस पौधे में नाइट्रोजन की कमी हुई है। उसके बाद क्या है बच्चों, पौधे में नाइट्रोजन, अगर इंग्लिश में हम बात करें तो उसमें क्या है, सिम्टम्स ऑफ नाइट्रोजन डेफिशिएंसी ऑफ प्लांट। अब क्या है बच्चों, मान लीजिए हमारे खून में या हमारे शरीर में खून की कमी होने लगे तो हमको पता चलता है कि क्या है कि बच्चों आयरन की हमारे शरीर में कमी हो गई है। अगर हमारी हड्डियां जो हैं बच्चों वो क्या होने लगे, कमजोर पड़ने लगे, या हमारे घुटनों में या कहीं भी दर्द उठने लगे, तो उससे हमको क्या पता चलता है कि हमारी कैल्शियम की कमी हमारे शरीर में हो गई है। समझ में आ रहा है आपको? इस तरीके से क्या है बच्चों, इस तरीके से हम पौधे को देख के कैसे बता सकते हैं कि किस पोषक तत्व की कमी, किस पौधे में कौन सी पोषक तत्व की कमी है। इसके ये क्या है बच्चों कि अगर पौधे में कोई भी पोषक तत्व कम होता है तो उसकी क्या है बच्चों, कमी के लक्षण पौधे पे दिखाई देने लगते हैं, जिससे हम उसको पहचान सकते हैं कि इस पौधे में इस पोषक तत्व की कमी है। तो अगर नाइट्रोजन की हम बात करें बच्चों, तो नाइट्रोजन का जो पहला कमी का लक्षण है वो क्या है, पर्णहरितम में निर्माण में बाधा आने से पत्तियां क्या है बच्चों, पीली पड़ने लगती है। मतलब पर्णहरिम क्या है बच्चों, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, पर्णहरिम मतलब होता है आपका क्लोरोफिल। क्या है बच्चों, क्लोरोफिल। नाइट्रोजन जो है बच्चों वो क्लोरोफिल का एक क्या है, महत्वपूर्ण अंग है। नाइट्रोजन जो आपका क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या है बच्चों, एक आपका वर्णक। क्लोरोफिल क्या है आपका, वर्णक, जिसे हम बोलते हैं बच्चों पिगमेंट। क्या बोलते हैं इंग्लिश में हम इसे, पिगमेंट। इसका कार्य क्या होता है, इस वर्णक का कार्य होता है पौधों को हरा रंग देना। आप देखते हैं बच्चों पौधे में किस हरे रंग के होते हैं, तो उनका कारण क्या होता है, ये क्लोरोफिल नामक का वर्णन। और नाइट्रोजन क्या करता है बच्चों, इसके निर्माण में बहुत अहम भूमिका निभाता है। अगर नाइट्रोजन की मात्रा ऊपर नीचे होती है मृदा में तो उससे उसकी कमी के, अगर ज्यादा होती है तो उसके भी लक्षण दिखने लगते हैं, और कमी होती है तो उसके भी हमको पौधे में क्या होते हैं बच्चे, लक्षण दिखने लगते हैं। तो पहला नाइट्रोजन की कमी का क्या लक्षण है बच्चों, कि जो उसमें जो फॉर्मेशन है ना बच्चों क्लोरोफिल का, क्लोरोफिल का फॉर्मेशन या उसका निर्माण है क्लोरोफिल का, वो क्या हो जाएगा, कम जाएगा।
अगर क्लोरोफिल का निर्माण कमेगा तो पौधे में हरा कलर भी नहीं बनेगा, हरा कलर नहीं बनेगा तो पौधा क्या होंगे बच्चों, पीले पड़ते हुए दिखाई देते हैं। समझ में आया? दूसरी पॉइंट की अगर हम बात करें तो क्या बच्चों, पत्तियों पे सफेद धब्बे भी बन जाते हैं तथा कभी कभी पत्तियां कैसी हो जाती हैं बच्चों, झुलस जाती हैं। कभी कभी पत्तियां कैसी हो जाती हैं, झुलस जाती हैं, मतलब पत्ती पे व्हाइट स्पॉट्स आ जाते हैं। और लीव्स अपीयर समटाइम टू बी स्पॉट्स। झुलसना मतलब जैसे गर्मियों में या बहुत तेज हवा में या सॉरी तेज आग के सामने अगर आप किसी पत्ती को रखेंगे, दूर रखेंगे, या फिर बहुत तेज धूप पड़ रही है, उधर क्या होंगी बच्चों, पत्तियां जो है वो झुलसना चालू कर देती हैं। अगर क्लोरोफिल का निर्माण कम होगा, क्लोरोफिल का निर्माण अगर कम होगा तो बच्चों उधर पे क्या होगा, उधर पे अन्य जो रंग है वो डेवलप होने लगते हैं। और अगर वो डेवलप होंगे तो क्लोरोफिल का निर्माण होगा। क्लोरोफिल की अगर कमी है तो वहां पे क्या होगा बच्चों, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा। और प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो पौधा धीरे धीरे झुलसना या फिर मरना चालू कर देगा। तो दूसरा पॉइंट आपको समझ में आया। पहला पॉइंट क्या था कि अगर नाइट्रोजन कम होगा तो हर जो आपका पर्णहरित है या पर्णहरिम है या क्लोरोफिल है उसका निर्माण कम हो जाएगा। उसका निर्माण कम होगा तो पत्तियों का क्या होगा बच्चों, रंग पीला हो जाएगा। फिर और कम होता जाएगा तो पत्तियां सफेद कलर की धब्बे बनने लगेंगे। और जो पौधे की जो पत्तियां हैं वो क्या होने लगती हैं बच्चों, झुलसी हुई दिखाई देने लगती हैं। तीसरे अगर हम पॉइंट की बात करें तो पौधे की वृद्धि रुक जाती है तथा वे अपेक्षाकृत क्या हो जाते हैं बच्चों, छोटे हो जाते हैं। अब देखिए बच्चों, होता क्या है कि जो आपका नाइट्रोजन है, जो नाइट्रोजन आपका एलिमेंट है, इससे क्या बनता है बच्चों, इनसे बनते हैं अमीनो एसिड। क्या बनते हैं बच्चों, हमारे अमीनो एसिड, जैसे हम बोलते हैं अमीनो अम्ल। क्या बोलते हैं बच्चों इन्हें हम, अमीनो अम्ल। अब अमीनो अम्ल बहुत सारे, जब अमीनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं बच्चों, किससे, पेप्टाइड बॉन्ड से। आपने बंद पढ़े होंगे बच्चों, अगर नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल पे जो केमिस्ट्री की वीडियोस डली हुई हैं उनको आप देख लें। पेप्टाइड बॉन्ड जो होते हैं वो बॉन्ड, जो बॉन्ड का काम क्या होता है बच्चों, कि दो मटेरियलों को आपस में जोड़ना। इस तरीके से, जैसे इसके साथ ये जुड़ गया, इस तरीके से ये जुड़ गया, ये जो है ना आपस में जिन्होंने इनको जोड़ रखा है उनसे हम बोलते हैं बंध। क्या बोलते हैं इन्हें हम, बंध। तो बहुत सारे अमीनो एसिड क्या है बच्चों, इस बंध के कारण जुड़ के एक चेन बनाते हैं। उस चेन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, पॉलीपेप्टाइड। क्या बोलते हैं उसे हम, पॉलीपेप्टाइड। क्या बोलते हैं बच्चों हम इसे, पॉलीपेप्टाइड। और इन पॉलीपेप्टाइड, जब ये पॉलीपेप्टाइड बहुत सारे जुड़ जाते हैं तो उनसे हम बोलने लगते हैं क्या बच्चों, प्रोटीन। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोटीन। क्या बोलते हैं हम, प्रोटीन। मान लीजिए ये है आपका नाइट्रोजन। अब इसमें क्या है बच्चों, बहुत सारे नाइट्रोजन जब इस तरीके से जुड़ जाते हैं तो ये आपका बन जाता है बच्चों क्या, अमीनो एसिड। क्या बन जाता है बच्चों, अमीनो एसिड। अब एक अमीनो एसिड मान लो ये हो गया, एक ऐसे ही और सारे नाइट्रोजन जुड़ के दूसरा अमीनो एसिड बना लिया। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका एक अमीनो एसिड, ये हो गया आपका दो अमीनो एसिड। अब ये जो अमीनो एसिड्स हैं ये आपस में जुड़ जाते हैं बच्चों पॉलीपेप्टाइड नामक बॉन्ड से। तो इसे हम क्या बोलने लगते हैं, इन दोनों को हम बोलेंगे बच्चों पॉलीपेप्टाइड। क्या बोलेंगे बच्चों, पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड। अब इस तरीके से ही बच्चों क्या है, अगर ये पॉलीपेप्टाइड, बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर ये क्या करते हैं बच्चों, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। काय का निर्माण करते हैं ये, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो इससे हमको क्या समझ में आया कि अगर नाइट्रोजन की कमी होगी तो क्या नहीं बनेगा बच्चों, प्रोटीन नहीं बनेगा। अगर नाइट्रोजन की कमी होगी तो इसमें क्या होगा बच्चों, प्रोटीन का निर्माण भी नहीं होगा। अब प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा तो बॉडी की अच्छा निर्माण नहीं होगा। समझ में आ रहा है? जैसे अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर का जो विकास है वो रुक जाता है। ठीक उसी प्रकार से पौधे में भी अगर वृद्धि रुक जाती है और वो क्या हो जाते हैं बच्चे, फिर छोटे रह जाते हैं। छोटे रह जाते हैं मतलब उनका जो विकास है वो पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि क्या होता है बच्चों, प्रोटीन की कमी हो जाती है। दाने की जो फसल है उसमें पहले नीचे की पत्तियां सूख जाती हैं, तत्पश्चात ऊपर वाली पत्तियां सूखने लगती हैं। अब बच्चों क्या होता है कि नाइट्रोजन जो है वो आपका एक इस प्रकार का पोषक तत्व है जिसकी कमी है बच्चों, वो क्या होती है, नीचे की पत्तियों पे ज्यादा दिखाई देती है। कई सारे ऐसे पोषक तत्व रहते हैं बच्चों जो पौधे में ऊपर नीचे जा सकते हैं। बहुत सारे पोषक तत्व ऐसे होते हैं बच्चों जो ऊपर नीचे के जा सकते हैं। मान लीजिए जड़ों ने नाइट्रोजन को लिया, और जो नाइट्रोजन है बच्चों वो कैसा है, गतिशील। आपका कैसा है बच्चों, गतिशील। नाइट्रोजन में क्या पाई जाती है, गतिशीलता। गतिशीलता मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह तक क्या हो सके बच्चों, चल फिर सके, उसे हम क्या बोलते हैं, गतिशील या गतिशील न्यूट्रिएंट। मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह तक जा सके उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, गतिशील उर्वरक। तो नाइट्रोजन क्या है बच्चों, गतिशील पोषक तत्व। नाइट्रोजन भी क्या है बच्चों, गतिशील है। तो जैसे ही पौधे ने इसको लिया और ये करेगा बच्चों, ऊपर की तरफ चला जाएगा। ऊपर की तरफ जाएगा बच्चों तो जो ऊपर वाली पत्तियां हैं उस पे तो ये रहेगा, बट नीचे वाली पत्तियों के पास क्या होगी, इसकी कमी हो जाएगी। क्योंकि ये गया ऊपर, ऊपर गया तो नीचे अगर कम है तो नीचे वाली की पत्तियों में क्या होगी, इसकी कमी हो गई। और नीचे वाली पत्तियों में कमी होगी तो क्या होंगी बच्चे, पहले नीचे वाली पत्तियां वो होने लगती है, क्या होने लगती है, सूखने लगती है। उसके बाद ऊपर वाली पत्तियां सूखने सूखने चालू हो जाएंगी। इससे हमको क्या पता चलेगा कि अगर आपके प्लांट में
ऊपर वाली नीचे वाली पत्तियां सूखने लगी हैं और फिर वो भी धीरे धीरे जो सूखापन है वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो इसका मतलब होगा कि उस पौधे में किसकी कमी है बच्चों? नाइट्रोजन नामक पोषक तत्व की कमी है। तीसरा क्या है बच्चों? तीसरा है बच्चों गेहूं और दूसरी अन्य फसलों में कल्ले, निकलने वाली फसलों में कल्ले का कम हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। कल्ले मतलब क्या होता है? कल्ले मतलब होता है बच्चों टिलर्स। कल्ले मतलब क्या होता है? टिलर्स। टिलर्स क्या होते हैं बच्चों? मान लीजिए ये आपकी एक गांठ है जो पाई जा रही है आपकी कहाँ बच्चों? ये आपकी गांठ है जिससे क्या निकली है बच्चों? जिससे निकली है आपकी जड़ें। अब आपके पौधे में प्राह क्या होता है कि बच्चों एक पौधे में क्या होता है बच्चों? एक आपका स्टेम है जैसे तना होता है, बट कई पौधे जैसे कि हो गया अपना बीट हो गया, जैसे हो गया आपका धान, उसमें एक से ज्यादा ऐसे क्या होते हैं बच्चों? तने होते हैं। आपने देखा होगा ये पौधा कुछ इस तरीके से होता है धान का और गेहूं का। तो इनसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? टिलर। इनसे हम क्या बोलते हैं? टिलर। हिंदी में क्या बोलते हैं इनसे? हम कल्ले। क्या बोलते हैं बच्चों हम इन्हें? कल्ले। मतलब एक जड़ से या एक बड से या एक कलिका से जब क्या हो बच्चों? एक से अधिक क्या निकले हों बच्चों? तने निकले हों, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों? उन्हें हम बोलते हैं टिलर्स। तो अगर इस तरीके से टिलरों का कम निर्माण हो रहा है, अब क्या है बच्चों? हर टिलर में बच्चों क्या होते हैं? बीज लगते हैं। हर टिलर में क्या लगते हैं बच्चों? बीज लगते हैं। जितने ज्यादा टिलर रहेंगे उतने ज्यादा बीज लगेंगे। बीज लगना मतलब उसका उत्पादन उतना ही अत्यधिक ज्यादा रहेगा। जितने टिलर हैं उतने बीज लगेंगे, उतने बीज लगेंगे तो उतना उसका क्या होगा बच्चों? उत्पादन ज्यादा होगा, क्योंकि जो आपकी बाली होती है बच्चों वो बाली इन्हीं टिलर में बनती है। और बाली में फिर क्या भरता है बच्चों? बीज भरते हैं। ये तो आपको पता है बीज कहाँ लगते हैं? बालियों में लगते हैं। और बाली कहाँ लगती है? इन कल्लों में या इन टिलरों में लगेगी। इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि अगर ये टिलरों की संख्या कम है, मान लीजिए एक पौधे में कम टिलर निकले हैं, तो उसमें क्या होंगी बच्चों? कम बालियां होंगी। और कम बालियां होंगी इसका मतलब उसमें क्या होंगे? बीज भी कम बनेंगे। और अगर बीज भी कम बनेंगे इसका मतलब उसका उत्पादन भी क्या होगा? कम होगा। आपको समझ में आया? तो अगर हम बात करें कि गेहूं में या फिर दूसरी टिलर वाली क्रॉप में क्या होगा? जो टिलर है वो आपके कम बनने लगेंगे, जिससे हमको पता चलेगा कि इकाई की कमी है बच्चों, ये भी नाइट्रोजन की कमी है। अगले पॉइंट को अगर हम पढ़ें तो फल वाली फसलों में इस तत्व की कमी से फलों का आकार छोटा रह जाता है और वह पकने से पहले गिर जाएंगे। मतलब वही बच्चों प्रोटीन का निर्माण कम हो पाएगा या फिर क्लोरोफिल का निर्माण कम होगा, जिससे कि वहां पे क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण कम होगा, प्रोटीन का निर्माण भी कम होगा, खाना का निर्माण भी कम होगा। तो वो जगह क्या होगी बच्चों? कमजोर पड़ जाएगी। और अगर फल में कमजोरी आएगी तो वो फल छोटे रह जाएंगे और क्या होगी बनकर उनको जो डंठल है जिससे फल क्या है पौधे से जुड़े हुए हैं वो कमजोर बनने के कारण पौधे क्या होंगे बच्चों? जो फल होंगे आपका वो क्या होगा? फेल हो जाएगा बिफोर राइपनिंग, मतलब पकने से पहले ही पौधा जो फूल है आपका, सॉरी जो फल है वो क्या होगा? पौधे से टूट के गिर जाएगा। ये हमने क्या पढ़े बच्चों? ये हमने 6 लक्षण पढ़े हैं काय के? नाइट्रोजन की कमी के। पहला क्या पढ़ा कि क्लोरोफिल का निर्माण जो है बच्चों वो कम होने लगेगा। क्लोरोफिल की जो फॉर्मेशन है वो कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। दूसरा निर्माण हमने क्या पढ़ा कि पत्तियों में इस तरीके की जो पत्तियां हैं, पत्ती बच्चों के किस कलर की होती हैं? पत्तियां आपकी जो होती हैं वो लगभग हरे रंग की होती हैं। पत्तियां जो हैं वो हरे रंग की होती हैं। तो जो हरी वाली पत्तियां हैं बच्चों इनमें क्या होगा? इस तरीके से सफेद सफेद क्या बन जाएंगे बच्चों? धब्बे बन जाएंगे। सफेद सफेद धब्बे बन जाएंगे और जो पौधा है वो क्या होगा बच्चों? झुलसना चालू कर देगा। ये आपने दूसरा पॉइंट पढ़ा। तीसरा क्या है बच्चों? जो ग्रोथ रहेगी प्लांट की, जो पादप की क्या रहेगी बच्चों? ग्रोथ रहेगी वो क्या हो जाएगी? कम जाएगी। मतलब उसकी जो वृद्धि है वो कम जाएगी। जो तुम्हारी आपकी क्या है बच्चों? जो दाने वाली फसलें हैं या ग्रेन वाली फसलें हैं उनमें पहले क्या होंगी? नीचे की पत्तियां सूखेंगी, उसके बाद वो जो सूखापन है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगा। इससे हमको क्या पता चलेगा? इससे हमको ये पता चलेगा बच्चों की ये जो कमी है वो किसकी है? नाइट्रोजन की है। उसके बाद क्या होगा बच्चों? जो टिलर वाली फसलें हैं या कल्ले वाली फसलें हैं, टिलर का मतलब मैंने आपको बता दिया है। ये कल्ले वाली फसलें हैं तो उसमें क्या होगा बच्चों? जो टिलर हैं वो क्या होंगे? कम मात्रा में निकलेंगे। और चौथा क्या है बच्चों की जो फ्रूट हैं आपके वो क्या हो जाएंगे? उसमें अगर डेफिशिएंसी हो जाती है एलिमेंट की तो उनकी साइज एक तो छोटी हो जाएगी और दूसरी क्या होंगे? वो पकने से पहले ही जो पेड़ है उससे टूट के गिर जाएंगे। ये हमने 6 लक्षण देखे, इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये भी 2015, 16, 18, 20 और 22, अभी ये 2 सालों से नहीं पूछा गया है। इस बार इसके आने के चांसेस बहुत अत्यधिक बढ़ते हैं, इसलिए आपको ये क्या करना है? अच्छे से पढ़ लेना है। जिनको बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ले लिया आपने? चलिए बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन है, अगला अपना जो बच्चों है वो अब नेक्स्ट अध्याय आएगा, इसको हम बाद में कवर या कल से कवर करेंगे। ये हमारे 2 चैप्टर पूरे खत्म हो चुके हैं, जिसके हमने बच्चों एमसीक्यू के बाद वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जिसे हम बोलते हैं अति लघु उत्तरीय, फिर हमने लघु उत्तरीय मतलब शॉर्ट आंसर, और फिर हमने दीर्घ उत्तरीय मतलब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। इस तरीके से हमने ये दूसरा चैप्टर भी कवर कर लिया है। अब कल से हम बच्चों अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है आपका अध्याय नंबर 3, चैप्टर नंबर 3, खाद या फिर मैन्योर। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से धीरे धीरे हम सारी आपकी परीक्षा अध्ययन जो डिस्क्रिप्टिव बुक है उसको हम क्या करेंगे बच्चों? पूरा कवर कर लेंगे। ध्यान रखिए कि बच्चों इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में हम इसको लेके चल रहे हैं, जो कि आपको और कहीं मिलना क्या होता है? टफ होता है। इंग्लिश वाली जो बुक है वो नहीं मिलती।
याद रखें बच्चों कि आपको क्लासेस डेली लेनी है। जो भी आपके डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे जो नीचे जो आपकी पट्टी चल रही है, इस पट्टी पे आप क्या कर सकते हैं, तो क्वेश्चन जो भी कोई आपकी जानकारी रहती है, जो भी आपको कोई जानकारी चाहिए होती है, उन नंबरों पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप चाहते हैं हमसे ऑनलाइन पढ़ना तो हमारी कोचिंग में आप इंक्वायरी ले सकते हैं, या यूट्यूब पे भी हमारी लाइव क्लासेस ले सकते हैं। थैंक यू।